नमस्कार बच्चों, कक्षा 10 की विज्ञान की पुस्तक में हमारा ये पाठ 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण ही चल रहा था। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको जो मेंडलीव का आवर्त नियम था और जो आधुनिक आवर्त नियम था वो मैंने बताया था आपको। तो हम जो है इन दोनों में जो है अंतर देखेंगे कि देखते हैं क्वेश्चन, मेंडलीव का आवर्त नियम आधुनिक आवर्त नियम से किस प्रकार भिन्न है, समझाइए। ठीक है, तो मेंडलीव ने तत्वों का वर्गीकरण परमाणु भार के बढ़ते क्रम में किया, जैसा कि मैंने आपको बताया था मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार। जबकि आधुनिक आवर्त नियम में परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम को लिया गया, जो कि तत्वों का मूल लक्षण है। ठीक है, और जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसका जो बेस है वो परमाणु क्रमांक का एटॉमिक नंबर है। आधुनिक आवर्त नियम में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करने पर एक नियमित अंतर से गुणों की पुनरावृत्ति होती है। जब हम जो है आधुनिक आवर्त नियम में तत्वों का वर्गीकरण देखते हैं तो तत्वों के परमाणु क्रमांकों के बढ़ते क्रम में जब तत्वों को व्यवस्थित किया जाता है तो उनके जो गुण होते हैं वह दोबारा से जो है रिवाइज होते हैं, इनकी पुनरावृत्ति होती है। ठीक है, उदाहरणतः जैसे तृतीय आवर्त में तत्वों के ऑक्साइड्स में संयोजकता 1 से 7 तक बढ़ती जाती है। अगर हम तीसरे आवर्त की बात करें, जो आवर्त सारणी है उसमें हमारे 9 वर्ग हैं और 7 आवर्त होते हैं। ठीक है, ये भी एक नंबर में क्वेश्चन आता है कि आवर्त सारणी में कितने वर्ग और कितने आवर्त हैं करके। तो आवर्त सारणी में 7 आवर्त और 9 वर्ग होते हैं। ठीक है, जो तृतीय आवर्त की अगर हम बात करेंगे तो उसमें जो ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन का संयोग होता है तो ऑक्साइड्स बनते हैं किसी भी तत्व में, तो उसमें जो संयोजकता होती है 1 से 7 तक बढ़ती जाती है। जैसे कि हम देखेंगे यहाँ पे तृतीय आवर्त में हमारे पास सोडियम से लेकर क्लोरीन तक जो है तत्व होते हैं। तो अगर हम इनके ऑक्साइड्स की बात करें तो ये किस तरह से जुड़ते हैं, Na2O, इस तरह से इनका यौगिक का निर्माण होता है। Mg के साथ MgO जुड़ता है, Al के साथ Al2O3, Si के साथ SiO2, P के साथ P2O5, सल्फ़र के साथ SO3, क्लोरीन के साथ Cl2O7। तो इस तरह से जो है इनके ऑक्साइड निर्मित होते हैं। तो इनमें संयोजकता देखते हैं हम कि इनकी संयोजकता होती है वह 1 से 7 तक जो है क्रम में आगे बढ़ती जाती है। जैसे देखेंगे हम, सोडियम की संयोजकता क्या होती है, 1 होती है, मैग्नीशियम की 2, एल्युमिनियम की 3, सल्फ़र की सिलिकॉन की 4 और फास्फोरस की 5 और जो सल्फ़र की 6 और क्लोरीन की 7। ठीक है, तो इसमें जो है 1 से 7 तक जो है एक क्रम में जो है इनकी संयोजकता बढ़ती चली जाती है। अब वैसे हम उल्टा देखेंगे यहाँ से, तो यहाँ से घटती चली जाएगी। कैसे, यहाँ से अगर हम 1, ये 2, यहाँ पे 3 की आवश्यकता बढ़ती है, यहाँ पे 4 की आवश्यकता बढ़ती है, फिर यहाँ से फिर कम होते जाएगा। कितनी की आवश्यकता बढ़ेगी, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6, यहाँ पे 7। तो इस क्रम उल्टे क्रम से या उल्टे क्रम से, दोनों ही क्रम से जो है जो संयोजकता होती है वो एक साइड से बढ़ती चली जाती है और एक साइड से घटती चली जाती है। ठीक है, तो इसमें जो है जो गुण होते हैं तत्वों के, वो उनकी जो है ऑक्साइड्स के रूप में जो है पुनरावृत्ति होती रहती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जो मेंडलीव ने आवर्त सारणी बनाई थी उसमें क्या दोष थे करके, उनको हम पढ़ेंगे अपनी इस वीडियो में। तो यहाँ से देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी किस प्रकार से मेंडलीव की आवर्त सारणी की विभिन्न विसंगतियों को दूर किया गया। तो आधुनिक आवर्त सारणी द्वारा जो आधुनिक सारणी ने जो है मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो दोष थे उनको किस प्रकार दूर किया, ये इसमें बताया गया है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको आपने अपनी कॉपी में नोट करना है और याद भी करना है। सन 1913 में मोज़ले ने सिद्ध किया कि परमाणु का आधारभूत गुण परमाणु क्रमांक है, न कि परमाणु भार। तो मोज़ले थे, एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया कि जो परमाणु का जो गुण होता है वह परमाणु क्रमांक पर आधारित होता है, न कि परमाणु भार पे। आवर्ती वर्गीकरण का आधार परमाणु क्रमांक मानकर आधुनिक आवर्त सारणी तैयार की गई। इसमें मेंडलीव की आवर्त सारणी की बहुत सी जो है विसंगतियों को जो है दूर किया गया। ठीक है, जिसमें ये निम्नलिखित नीचे को दी गई। सबसे पहला होता है हाइड्रोजन का स्थान। तो हाइड्रोजन परमाणु प्रथम समूह के तत्वों की तरह एक इलेक्ट्रॉन खोकर तथा सप्तम समूह के तत्वों की तरह एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके संयोग करता है। तो वह हाइड्रोजन जो होता है वह एक इलेक्ट्रॉन अगर त्यागता है तो वह प्रथम समूह के तत्वों में शामिल हो जाता है, और अगर एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो वह सप्तम समूह के तत्वों की तरह की श्रेणी में शामिल हो जाता है। अतः इसको प्रथम या सप्तम समूह में रखना न्यायोचित होगा, इसलिए हाइड्रोजन को जो होता है प्रथम या सप्तम समूह में हम रख सकते हैं करके। तो एक विसंगति ये दूर करी थी हाइड्रोजन की। दूसरा, दुर्लभ मृदा तत्वों का स्थान। सभी मृदा तत्वों को एक ही स्थान पर रखा गया है क्योंकि इनकी बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। तो सभी जो मृदा तत्व होते हैं जो हमें
ज़मीन से मिलते हैं, जैसे एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन, तो उनको जो है एक ही स्थान पर रखा गया था, क्योंकि जो है इनकी बाह्यतम कक्षा में जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। ठीक है। तीसरी विसंगति थी समस्थानिकों का स्थान। एक ही तत्व के सभी समस्थानिकों का परमाणु क्रमांक समान होता है, अतः इन्हें एक ही स्थान पर रखा जाना उचित है। मेंडलीफ ने क्या किया था कि सभी जो समस्थानिक थे उनको जो है अलग अलग अपनी आवर्त सारणी में रखा था, लेकिन जो समस्थानिक होते हैं उनका परमाणु क्रमांक जो है समान होता है, परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है, इसलिए जो है समस्थानिकों को जो है आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में जो है एक ही स्थान पर रखा गया है। ठीक है। फिर भारी तत्वों को हल्के तत्वों से पहले रखना। तो परमाणु भार के आधार पर जो भारी तत्व हल्के तत्वों से पहले आते हैं, ठीक है, परमाणु भार के आधार पर जो भारी तत्व होते हैं वो अगर हल्के तत्व से पहले आते हैं, उनका स्थान परमाणु क्रमांक के आधार पर उचित है। जैसे कि आर्गन होता है का परमाणु भार 39.84 है तथा परमाणु क्रमांक 18 है। जो पोटेशियम के परमाणु क्रमांक 39.1 तथा परमाणु क्रमांक 19 से पहले रखना न्याय संगत है। ठीक है। अब अगर हम परमाणु भार के आधार पर अगर हम तत्वों को रखते तो किसको रखा जाना चाहिए था पहले? आर्गन को, ठीक है, यानी कि पोटेशियम को। लेकिन जब आधुनिक आवर्त सारणी आई तो उन्होंने ये बताया कि परमाणु क्रमांक के आधार पर जो है तत्वों को रखा जाना चाहिए। जैसे कि आर्गन का अगर परमाणु क्रमांक 18 है तो वह पोटेशियम के परमाणु क्रमांक जो 19वें नंबर पर जो तत्व आता है उससे पहले रखा जाना चाहिए। ठीक है। फिर 5वां पॉइंट था असमान तत्वों को एक ही समूह में रखना। मेंडलीव ने क्या किया था, जो क्षार धातुएं और सिक्का धातुएं थी दोनों को ही जो है एक ही समूह में रख दिया था। ठीक है। तो जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें मेंडलीव की आवर्त सारणी में फर्स्ट ए क्षार धातुओं तथा फर्स्ट बी सिक्का धातुओं को एक ही समूह में रखा गया था, यानी कि उसमें उनने ये पहचान नहीं की थी कि ये क्षार धातुएं हैं और सिक्का धातुएं हैं, तो उनको दो ग्रुप में बांटा गया है। जैसे कि आधुनिक आवर्त सारणी में हम 18 वर्गों के हिसाब से वर्गीकरण करते हैं, तो उसको फर्स्ट ए फर्स्ट बी का नाम दिया है। वैसे 9 ही वर्ग होते हैं, तो लेकिन उसको फर्स्ट ए फर्स्ट बी करके तो दो ग्रुप इस तरह से हम मान लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट ए में क्षार धातुएं आती हैं तो फर्स्ट बी में सिक्का धातुएं आती हैं। तो मेंडलीफ ने उस समय जो है दोनों ही इन ग्रुपों को, उसमें ये ग्रुप उनको ज्ञात नहीं था, तो उनने जो है इन जितने भी तत्व थे इस समूह में उनको एक ही समूह रख दिया था, जबकि इनके गुणों में भिन्नता पाई जाती है। इनके जो सिक्का धातुएं होती है, क्षार धातु होती है, इनके गुणों में जो है विभिन्न भिन्नताएं पाई जाती हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में फर्स्ट ए तथा फर्स्ट बी पृथक पृथक माने गए हैं तथा इन्हें परस्पर दूर रखा गया है। ठीक है। इस तरह से जो है जो आधुनिक आवर्त सारणी बनी है हमारी, उसमें जो है इन दोनों को, क्षार धातुओं को और सिक्का धातुओं को फर्स्ट ए तथा फर्स्ट बी के जो है ग्रुप में के समूह में जो है अलग अलग रखा गया है। ठीक है। तो ये कुछ विसंगतियाँ थी जो मोज़ले ने आधुनिक आवर्त सारणी के द्वारा जो है मेंडलीव की जो विसंगतियाँ थी मेंडलीव की आवर्त सारणी में उनको दूर करके जो है सही किया था। ठीक है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन आपने अपनी कॉपी पे नोट करने हैं।